नमस्ते। नमस्ते रितेश। शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं है, मुझे लगता है पहली बार ये इनिशिएटिव है कि हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं कॉलेज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के भी। मैं तो कहूँगा बाकी कैंडिडेट्स के भी आप कंडक्ट करें। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिलेगा, आकर कम से कम हम आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हैं। आप स्टूडेंट कम्युनिटी से हैं तो आपके पास पता होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम चल रही हैं या क्या पॉसिबल इश्यूज़ हो सकते हैं इलेक्शंस के अराउंड। सो ग्रेट इनिशिएटिव। बस जी, ये इंटरव्यू कंडक्ट कराने से पहले हमने जो सर्वे कराया था उसमें स्टूडेंट्स की काफ़ी शिकायतें आई थी, काफ़ी चीज़ें आई थी जो वो अपने कॉलेजों में, क्योंकि हमने सोचा था कि इंटरव्यू कराने से पहले जो बेसिक दिक्कतें हैं बच्चों की उनसे जा कर के पूछना और इश्यूज़ को जिससे मैं आपके सामने हाईलाइट कर पाऊँ। तो इससे पहले हम एक एक इशू पे बारी बारी से जाएं। आपका ओवरऑल एजेंडा क्या है, मतलब आप किन किन एजेंडास पे इस साल का इलेक्शन आप लड़ेंगे? एजेंडा है पॉजिटिव पॉलिटिक्स की। एजेंडा है पॉजिटिव पॉलिटिक्स। आप फिलहाल डूसू की पॉलिटिक्स देखेंगे या कॉलेज की पॉलिटिक्स देखेंगे तो लगता है कि इनएक्सेसिबल है। एक नॉर्मल हम्बल बैकग्राउंड से अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है जिसके पास की बहुत ज़्यादा मसल नहीं है या मनी नहीं है या बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं है, तो लगता है कि वो कॉलेज का इलेक्शन या यूनिवर्सिटी का इलेक्शन फाइट नहीं कर सकता। कारण है कि इतना ज़्यादा एग्रेसिव मैनर में कैंपेनिंग होती है कि पहले तो उसमें सेफ एनवायरनमेंट नहीं है कि जिसमें भाई फीमेल स्टूडेंट्स या नॉर्मल स्टूडेंट्स सेफ फील कर सकें कैंपेनिंग के दौरान। डूसू के बायलॉज अगर आप देखेंगे तो डूसू कैंपेनिंग के समय अलाउ नहीं है कि 4 से ज़्यादा व्यक्ति एक कैंडिडेट अपने साथ रख सके जो कि स्टूडेंट्स होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो एक कैंडिडेट आएगा, 4 उसके साथ और स्टूडेंट्स आएंगे। ये ड्यू के बायलॉज हैं। सेकेंड ही अगर आप लॉ पढ़ेंगे डूसू इलेक्शन का तो बोल्ड में लिखा हुआ है कि 4 बोनाफाइड स्टूडेंट्स और कैंडिडेट अलाउ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा कोई अलाउ नहीं है। यहाँ जब कैंपेनिंग करने वो आते हैं तो 50 से 60 लोग आते हैं, जिनमें से अधिकांश मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के हैं भी नहीं, आउटसाइड क्राउड है। तो सबसे पहले तो एनवायरनमेंट सेफ नहीं बचा इलेक्शन का। दूसरी चीज़ है लिंगडो कमेटी रिकमेंडेशन 2006 आप देखेंगे अगर, तो लिंगडो कमेटी में साफ साफ रिकमेंडेशन है कि कोई प्रिंटेड पोस्टर नहीं हो सकता। पोस्टर यूनिवर्सिटी में जितने होंगे वो हैंडमेड होंगे। पर लॉ में लूपहोल निकाल लिया जाता है। मेरा नाम कुशाग्र है तो कुशाग्र के आगे डबल ए लगा दीजिए, कुशाग्र शर्मा के प्रिंटेड पोस्टर हो गए। तो लॉ का पर्पस था कि भाई ये जो हो रहा है इस तरह का, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेस कर रहे हैं या गार्बेज फैला रहे हैं पूरे कैंपस में, वो रुके। तो लॉ बना पर उससे पर्पस तो फुलफिल हुआ नहीं है और साफ दिख रहा है सबको कि कॉलेज में कई बार तो क्लासेस में फेंक कर चले जा रहे हैं पोस्टर। तो एजेंडा है पॉजिटिव पॉलिटिक्स कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेस मत करिए, गार्बेज आप मत फैलाइए, जो लॉज हैं उसका पालन कीजिए और एनवायरनमेंट ऐसा हो जिसमें स्टूडेंट कम्युनिटी को लगे कि उसका इलेक्शन हो रहा है। बस अब 12 महीनों में से 2 महीना जाता है पूरा इलेक्शंस में, है ना। अब बात करते हैं कि सिर्फ कॉलेज के अराउंड क्या क्या रहेगा। बाकी के 10 महीने एक कॉलेज का जो यूनियन होता है, स्टूडेंट यूनियन होता है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिनमें से सबसे पहली जो दिक्कत है जिसकी काफ़ी शिकायत पिछले साल भी काफ़ी आई है कि बाहर से आउटसाइडर्स आ जाते हैं। बस इलेक्शन कैंपेन में ही नहीं, कोई फेस्ट होता है या कोई एक्टिविटी होती है, कुछ फंक्शन होता है, तो बाहर से आउटसाइड क्राउड बहुत आता है। हैरेसमेंट की बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे पिछले साल के फ्रेशर्स में कुछ हो गया था। और अक्सर ऐसा होता रहता है, कोई बैक गेट से एंट्री ले लेता है, किसी के पास आई कार्ड नहीं हो तो फिर भी अंदर चला जाता है। तो इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली में हमारे कॉलेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए हृदय, इस प्रॉब्लम सॉल्व होगी जब इलेक्शन एक अलग मैनर में लड़ा जाएगा। आप जिन फोर्सेस को अक्वायर करके, जिन फोर्सेस का यूज करके आप पावर अक्वायर कर रहे हैं, उन फोर्सेस को आपको चेंज करना होगा। यहाँ जो इलेक्शन जीत रहा है वो किसी ना किसी आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट के कारण जीत रहा है, किसी भी कारण से। मान लीजिए कि उसको ये टेंशन थी कि भाई मेरी सेफ्टी का क्या होगा, तो उसने किसी आउटसाइड, किसी गून से या थोड़े बहुत कोई एक गैंग था उससे बात कर ली कि आप मुझे सेफ्टी प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो फ्री में तो सेफ्टी कोई प्रोवाइड करेगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो उनका ये रहता है कि फेस्ट जब कॉलेज में हो तो हमारा इन्वॉल्वमेंट रहे। तो जब तक आप स्टूडेंट फ्रेंडली इलेक्शन नहीं बनाएंगे तब तक स्टूडेंट फ्रेंडली ना फेस्ट हो सकता है ना फ्रेशर हो सकता है, उसमें भी आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अगर आप इलेक्शन में आउटसाइड इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा फ्रेशर्स में भी, वो फेस्ट में भी रिफ्लेक्ट करेगा, वो बाकी जितनी एक्टिविटीज हैं कॉलेज की उनमें भी रिफ्लेक्ट करेगा, कॉलेज के नॉर्मल डेज पर भी रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई बाहर से लोग आकर बैठ जा रहे हैं। अच्छा, तो अब जैसे इस वीडियो को देखने वाले फ्रेशर्स बहुत हैं और एक फ्रेशर को इतनी अवेयरनेस नहीं होती बहुत से फ्रेशर्स को कि उन्हें तो यही नहीं पता होता कि क्या क्या पोस्ट हैं
और नॉमिनेशन कब होता है, इलेक्शन कब होता है, तो आप एक बार पूरा स्टार्टिंग से एंड तक की क्या क्या पोस्ट रहती हैं, कैसे एक फ्रेशर को आप कैसे समझाएंगे एक शॉर्ट पॉइंट्स में, एक बार बता दीजिए। देखिए, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस होना बहुत नेसेसरी है कॉलेज में। अगर आप देखें, दो सबसे प्रोमिनेंट इवेंट जिनमें पूरा कॉलेज इन्वॉल्व होगा वो होंगे फ्रेशर्स और फेस्ट। ये दो कराना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट यूनियन की। तो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इंपॉर्टेंट नहीं है या रेलेवेंस नहीं है स्टूडेंट यूनियन। कॉलेज में रेलेवेंस तो है। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के दो क्राइटेरिया हैं। कोई जो मान लीजिए सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो 75% अटेंडेंस उनकी पास 2 सेमेस्टर में होनी चाहिए और कोई पेंडिंग पेपर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट कि कोई बैक नहीं है या ईआर जैसे आप कहते हैं। ये दो क्राइटेरिया हैं। जाहिर सी बात है अच्छे क्राइटेरिया हैं, क्योंकि एक ऐसा स्टूडेंट जो एटलीस्ट कॉलेज आता हो सबसे पहले, तो दूसरा इन्वॉल्व रहा हो कॉलेज की एक्टिविटीज में, वो कॉन्टेस्ट करे। आइडिया ये है इन दोनों उसको रखने का। 6 पोस्ट हैं कॉलेज में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, और 2 सेंट्रल काउंसलर बनते हैं जो जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में रिप्रेजेंट करते हैं कॉलेज को। वो एज अ मीडिएटर एक्ट करते हैं कि डूसू से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कॉलेज जाए, कॉलेज से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो डूसू जाए, या फिर फंड्स आ रहे हैं कई बार, या ईसी का इलेक्शन होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो डूसू की बनती है उस इलेक्शन में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रेसिडेंट का भी होता है। तो बहुत प्रोमिनेंट पोस्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है वो स्टूडेंट कम्युनिटी का हो, सबसे पहले तो बहुत इन्वॉल्व रहा हो कॉलेज में और सही से स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप देखेंगे कि जो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का सोच रहा है सबसे पहले वो जाकर फ्रेशर्स से इंटरेक्ट करता है, क्योंकि फ्रेशर्स की जितनी प्रॉब्लम है, और मुझे लगता है अगर इलेक्शन नहीं होता कहीं ना कहीं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में तो फ्रेशर्स की जितनी हेल्प अभी हो रही है मुझे नहीं लगता कि उतनी होती पहले। तो ये कह लीजिए कोई खराब कैंडिडेट भी है या आपको नहीं पसंद आ रहा है तो नेसेसरी ईवल है। पॉलिटिकल साइंस में अगर देखा जाए तो नेसेसरी ईवल है कि साहब ईवल तो है, पर अब उसके बिना काम चलेगा नहीं, चाहिए तो। ओके, सो एक गर्ल्स हॉस्टल की काफ़ी टाइम से मांग उठ रही है, क्योंकि केएमसी का हॉस्टल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और ये सिर्फ बॉयज़ का। गर्ल्स हॉस्टल की डिमांड काफ़ी टाइम से उठ रही है केएमसी में भी, और कोविड से पहले जो इलेक्शंस हुए थे उनमें भी उठी थी। तो गर्ल्स हॉस्टल की डिमांड पर, और दूसरी चीज़ वाईफाई, अगर हॉस्टल में लाइब्रेरी में कहीं वाईफाई लगा भी हुआ है तो उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती और वो बस नाम के लिए लगा है। इन दो दिक्कतों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये हर साल रिपीट होती हैं? देखिए, मतलब हॉस्टल की, गर्ल्स हॉस्टल की आप बात करें तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना क्रंच है कॉलेज में कि कब ऑडिटोरियम जला था और कब जाकर उसके लिए फंड एलोकेट हुआ है और कब बना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ी समस्या है, वो सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल का मुद्दा तब से उठ रहा है जब अभिषेक वर्मा सर इलेक्शन लड़े थे यहाँ कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का, तो गर्ल्स हॉस्टल का मुद्दा तब से उठ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप स्पेस कहाँ प्रोवाइड करेंगे। यहाँ अगर आप और लैंड परचेज करने जाएं तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो हाइपर एक्सपेंसिव है। अभी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने ऑलरेडी अच्छा खासा एरिया कॉलेज का ऑक्यूपाई कर रखा है। तो मेन प्रॉब्लम है कि एरिया आप कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ठीक ठाक सीट्स तो कम से कम 100, 150, 180 करीब हॉस्टल में सीट्स हैं, उतनी आपको कम से कम गर्ल्स हॉस्टल में रखनी होंगी। तो मेन प्रॉब्लम है आप एरिया कहाँ से लाएंगे। दूसरी बात है फंड कहाँ से लाएंगे। ऑडिटोरियम के लिए फंड जुटाने में कितना समय हमें लग गया, उसके लिए भी गवर्नमेंट से कितना एलोकेशन आया, हमारे अलमनाई ने कितना दिया, कब जाकर काम शुरू हो पाया, ये सब चीज़ें तो कॉम्प्लेक्स है। गवर्नमेंट के पास तो लिमिटेड फंड है, सबको पता है, तो उस लिमिटेड फंड्स में आप कैसे काम चला सकते हैं। बिल्कुल गर्ल्स हॉस्टल जो है प्रोमिनेंट मुद्दा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा बॉयज़ हॉस्टल में भी बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है, क्योंकि एक जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन से बच्चे आ रहे हैं वो कैसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर पाएंगे, उसके लिए ज़्यादा हॉस्टल में सीट होनी चाहिए और अफोर्डेबल प्राइस पे होनी चाहिए। तो प्राइस भी अफोर्डेबल रखना है, फैसिलिटीज़ भी आपको देनी है, कंडीशंस ऐसी रखनी है कि लिविंग कंडीशंस अच्छी हों। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं और इसमें मैं सही अगर आपको बताऊं तो स्टूडेंट यूनियन कैन ओनली रेज द इशू। फाइनल जो वर्डिक्ट है वो एडमिनिस्ट्रेशन का होगा। स्टूडेंट यूनियन के पास कोई लॉस तो लिखे नहीं है कि स्टूडेंट यूनियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ये इसमें सिर्फ स्टूडेंट यूनियन का रोल है। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अज्यूम कर सकते हैं उतनी है हमारी, तो हम हर चीज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को बोल सकते हैं, पर फाइनल डिसीजन लाइज विद देम। ये प्रॉब्लम है। ओके, सो फिलहाल कॉलेज में 2 कैंटीन्स हैं, एक हॉस्टल कैंटीन, एक जो मेन बिल्डिंग में हमारी कैंटीन है। तो
कैंटीन का जो अरेंजमेंट देखते हैं वो टाइम टू टाइम उनका टेन्योर होता है, वो एक्सपायर होता है, फिर एक नई ऑर्गेनाइजेशन आती है जो कैंटीन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस बार पिछले महीने जो नई ऑर्गेनाइजेशन आई है कैंटीन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और थाली में कंटेंट कम है। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे कॉलेज में जो एक टाइम का खाना हमारी कैंटीन से ही खाते हैं, और बहुत से लोगों के लिए अफोर्डेबल भी नहीं है और सफिशिएंट भी नहीं है। तो हालांकि मैंने सुना था जो पिछला वाला जो ऑर्गेनाइजेशन था कैंटीन में, उनके साथ भी स्टार्टिंग में यही दिक्कत थी और यूनियन ने आवाज़ उठाई, तब जाकर के उन्होंने रेट्स पे कंट्रोल किया। तो क्या ऐसा इस बार भी हो सकता है? कर रहे हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन, पहले तो हम नोटिस देकर ट्राई करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, एप्लीकेशन देकर, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रोटेस्ट स्टेज करेंगे। और उसके बाद पहले भी हो चुका है कि जो भी कैंटीन नया टेंडर आता है वो पहले रेट्स उनके हाई रहते हैं, उसके बाद स्टूडेंट कम्युनिटी आवाज़ उठाती है, उसके बाद वो कम होते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जाहिर सी बात है उसको सॉल्व करी जा सकती है। ऐसी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती, बिल्कुल सॉल्व करी जा सकती है। और अप्रोप्रिएट डेट हम भी देख रहे हैं कि एप्लीकेशन के लिए, प्रोटेस्ट के लिए कौन सी सही होगी। कैंटीन कमेटी है कॉलेज में, बट लुक इनटू इट। ओके, स्टूडेंट्स उन्हें किसे वोट देना है वो इसका फैसला अपने कैंडिडेट की आवाज़, उनकी बातों से ये चीज़ें पता लगा पाते हैं कि वो क्या क्या एजेंडास, क्या क्या मुद्दे उठा रहे हैं, उनकी क्या सोच है, वो अलग अलग चीज़ों को लेके कैसे सोचते हैं, क्या ये हमारे लिए फिट कैंडिडेट है। और इसका वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया पहले हुआ करता था केएमसी में प्रेसिडेंशियल डिबेट, जो कि फ़िलहाल जेएनयू में भी होती है और इसकी ड्यू के कुछ कॉलेजेस में भी होती है। कोविड के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी बंद हो गई और हमारे पास बात करने का एक साधन नहीं है, स्टूडेंट्स के पास अपने कैंडिडेट्स को सुनने का साधन नहीं है। तो क्या प्रेसिडेंशियल डिबेट दोबारा से स्टार्ट की जा सकती है और ये कितनी ज़रूरी है? देखिए, जितने आप कॉलेजेस देखेंगे जिनको कि स्टूडेंट जो फ्रेशर आता है कहता है कि भैया हिंदू ऊपर रखा था प्रेफरेंस लिस्ट में और केएमसी नीचे था, तो किसी ना किसी कारण से था कि हिंदू की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, उनकी पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स अच्छी है कि वहाँ स्पीचेस होती हैं, उसके बाद लोग सुनते हैं, डिसाइड करते हैं, स्लोगन हियरिंग भी होती है। तो एक स्पेस आप कम से कम प्रोवाइड करें जहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव बनना चाह रहा है वो कम से कम आकर अपने आइडियाज तो शेयर कर सके। जो भी है कॉन्टेस्ट करने का प्लान कर रहा है वो आके अपने आइडिया शेयर करे, जनता सामने वो डिसीजन लेगी, उसके बाद स्टूडेंट सामने है। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी था। हॉस्टल में जब इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट की भी स्पीच होती है, सेक्रेटरी की भी स्पीच होती है। 18-19 तक मुझे लगता है 19 आखिरी साल रहा होगा जब केएमसी में प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई पोस्ट कोविड। पिछली बार नहीं हुई। पिछली बार जब हम इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व थे तब हमने नोटिस दिया था, एप्लीकेशन दी थी कि आप प्लीज प्रेसिडेंशियल डिबेट कराएं। उस टाइम कह लीजिए हम लेट हो गए एप्लीकेशन देने में, या कोई और कारण हो सकता है, या उतना प्लान्ड मैनर में इलेक्शन नहीं हो रहा था, कुछ भी कारण हो सकता है, पर सेफ्टी रीजन साइट करते हुए मना किया गया था। अभी मैंने प्रिंसिपल सर को नोटिस जब दिया, मैं तो चाह रहा हूँ प्रेसिडेंशियल डिबेट हो, मैं चाह रहा हूँ हर पोस्ट पर हो, जितने भी लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सब अपने आइडिया शेयर करें, सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं। प्रेसिडेंट तो है ही इंपॉर्टेंट कि वही रिप्रेजेंट करेगा यूनियन को। हमने नोटिस दिया है और प्रिंसिपल सर का भी यही कंसर्न था कि सेफ्टी रीजंस, और वो जेन्युइन है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, क्योंकि आप माहौल देख रहे होंगे आप कि किस तरह से डूसू कैंडिडेट्स आकर यहाँ कैंपेनिंग करते हैं। तो सेफ्टी कंसर्न्स जेन्युइन हो सकते हैं, पर उससे डरकर अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्पीच नहीं कराएगा या डिबेट नहीं कराएगा तो ये कल्चर डेवलप नहीं होगा। तो फिर हम उसी दलदल में धसे जा रहे हैं कि भाई जैसी चल रहा है वैसे चलने दीजिए। तो नोटिस दिया है, कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद मुझे लग रहा है कि अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और प्रेसिडेंशियल डिबेट हम इस बार करवा कर रहेंगे। ठीक है। और भैया इलेक्शन से पहले एक चीज़ कैंडिडेट के मन में रहती है कि नंबर्स, कि किस डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट्स हैं, कहाँ से हमें वोट्स मिल सकते हैं और क्या क्या नंबर्स डिसाइड करते हैं। तो ये क्या पैटर्न, मतलब इस बारे में एक कैंडिडेट के मन में नंबर्स को लेके क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ कौन सा डिपार्टमेंट, कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, क्या हैं, तो नंबर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इलेक्शंस में और एक कैंडिडेट इसे कैसे सोचता है, आप कैसे सोचते हो नंबर्स? देखिए, इलेक्शन इश्यूज, स्पीचेस, सबके बाद एंड में गेम है नंबर का कि किसको ज़्यादा वोट पड़ा, और प्योर स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स है कि जिसको ज़्यादा वोट पड़ेगा वो जीतेगा, सीधी बात है। मेरे हिसाब से यहाँ इश्यूज से कन्विंस करना चाहिए आपको, जो आप मुद्दे उठा रहे हैं उनसे कन्विंस करना चाहिए स्टूडेंट को। कोई सामने वाला है वो भी मुद्दे उठाए, अपने मुद्दों से कन्विंस करने की कोशिश करे। इसके मतलब ये तो होता नहीं, इसके विपरीत होता क्या है
कि यहाँ रीजनल ग्रुप्स हैं, वो ज्यादा रीजनल ग्रुप्स हैं वो ज्यादा मैटर करते हैं। डिपार्टमेंट आपकी रीजनल आइडेंटिटी डिपार्टमेंट से ज्यादा, इश्यूज से ज्यादा, प्रॉब्लम से ज्यादा, कैंडिडेट के फेस से ज्यादा उसका रीजन मैटर करता है। और मुझे जितने दिखते हैं 3 से 4 प्राइमरी रीजन्स केएमसी में दिखते हैं, रीजनल ग्रुप्स जो कि एक्टिव होते हैं। मैं डायरेक्ट किसी को टारगेट कर नहीं बोल रहा हूं। एक हो गया पूर्वांचल। पूर्वांचल अगर आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो 13 डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूपी के ये ज्योग्राफिकली पूर्वांचल है। इसको कल्चरली एक्सपैंड करके ऑलमोस्ट आधे इंडिया को कवर करने की कोशिश पूर्वांचल करता है। तो पहली बात तो रीजनल ग्रुप ही फॉल्स है, वो रीजनलिज्म का आइडिया ही फॉल्स है जो पूर्वांचल पोर्ट्रे करना चाह रहा है। दूसरा आ गया हरियाणा। अब हरियाणा में भी बाउंड्री एक्सपैंड करके कभी वेस्टर्न यूपी को भी अंदर ले लिया, कभी बाहर कर दिया। तो एक रीजनल ग्रुप चल रहा है हरियाणा, एक चल रहा है वेस्टर्न यूपी, एक चल रहा है राजस्थान। तो बाकी जो लोग हैं जो यूपी बिहार से नहीं है, राजस्थान से नहीं है, वेस्टर्न यूपी से नहीं है, हरियाणा से नहीं, वो किसको वोट करेंगे या किस बेसिस पे वोट करेंगे? या मैं यदि मध्य प्रदेश से हूं, भोपाल से, तो मैं किसको वोट करूंगा? कोई नॉर्थ ईस्ट का है वो किसको वोट करेगा? तो रीजनल आइडेंटिटी क्यों एक स्टूडेंट इलेक्शन में इतनी प्रोमिनेंट हो जाती है? बाकी चीजों डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? कोई रीजन का बन भी जाएगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ जाएगा भाई केएमसी में? प्रभाव उससे पड़ेगा जो कोई स्टूडेंट की आवाज उठाने वाला बन रहा है या कोई स्टूडेंट के इश्यूज सेंट्रिक बात कर रहा है, वो बनेगा तो प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट की लाइफ पे। तो किसी रीजन से और उसके रीजन का व्यक्ति बन भी जाता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ जाएगा? तो रीजनल ग्रुपिंग ज्यादा प्रोमिनेंट हैं और इससे मैथ कैलकुलेट किया जाता है कि कौन सा रीजनल ग्रुप या कौन सा कास्ट ग्रुप हम टारगेट कर लें। आप देखेंगे यहां पे स्लोगनेरिंग किस तरीके की होती है। मेरा नाम अगर कुशाग्र शर्मा है और मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं तो एक ही स्लोगन है, शर्मा शर्मा कुशाग्र शर्मा। तो आप अपना सरनेम बताना चाह रहे हैं, उसके तहत अपनी कास्ट बताना चाह रहे हैं और उससे आप वोट्स वू करना चाह रहे हैं और कुछ तो है नहीं आपके पास। तो ये पॉलिटिक्स है और एटलीस्ट स्टूडेंट लेवल पर तो ना हो। और साइंस के जितने भी कोर्सेज हैं उन लोगों की तरफ से जो कंप्लेंट आई है, एक इशू जो उनकी तरफ से उठाना है मुझे, केमिस्ट्री लैब में इक्विपमेंट्स इतने नहीं है, फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है और बेसिकली रिसर्च सेंटर में मेनली, और साइंस ब्लॉक में लिफ्ट नहीं है। साइंस ब्लॉक में लिफ्ट नहीं है, बिल्कुल ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हमारे कॉलेज में अच्छे खासे संख्या में हैं और बिल्कुल ये जेन्युइन प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रंच की। मैं आपको मतलब ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं और इन सबको मैं मुद्दा बनाऊंगा। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेंट्रिक मैनिफेस्टो रखूंगा, एक होगा एकेडमिक सेंट्रिक, एक एक्स्ट्रा करिकुलर सेंट्रिक होगा, एक स्पोर्ट्स सेंट्रिक होगा। तो हर डोमेन में हम जितने भी लोग मिलते हैं उनसे आइडियाज डिस्कस करते हैं। सोसाइटीज़ वालों जितनों से मिलता हूँ उनसे आइडियाज डिस्कस करता हूँ। जेन्युइन इशू है। साइंस ब्लॉक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि साइंस ब्लॉक मुझे इलेक्शन प्रोसेस में उतना इन्वॉल्व लगता नहीं है। कारण है कि अगर आप देखें बफर टाइम आर्ट्स की क्लासेस, एक आर्ट्स की क्लास चल रही थी वो खत्म हुई आर्ट्स की किसी कोर्स की और दूसरे टीचर के आने का, तो यहां बफर टाइम ठीक ठाक है तो आप जाकर स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं क्लास में। साइंस में क्योंकि कोर्स का बर्डन इतना ज्यादा है और टाइम इतना कम है कि ये बफर टाइम एक टीचर के जाने का और दूसरे टीचर के आने का उतना मिलता नहीं है। मैं जब अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था या कैंपेनिंग करने की कोशिश कर रहा था, अभी भी, इस समय भी, आज भी, तो ये बफर टाइम बहुत कम है और इसके कारण इंटरेक्शन बहुत नहीं हो पाता है साइंस के स्टूडेंट से। वर्तमान यूनियन में भी अगर आप देखें, और ये ट्रेंड रहा है केएमसी का, कि लगभग आर्ट्स ब्लॉक वाले यूनियन में जाते हैं, संख्या बल ज्यादा है, लगभग दुगना है आर्ट्स ब्लॉक अगर आप कॉमर्स को इंक्लूड कर लें जहां आर्ट्स की क्लासेस होती हैं, तो मेन ब्लॉक संख्या में लगभग दुगना है साइंस ब्लॉक से। तो ये कारण है कि साइंस के जितने इश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाते हैं क्योंकि वो कम्युनिटी इलेक्शन में उतना इन्वॉल्व नहीं फील करती। और ये भी एक इशू है। तो चाह रहा हूं कि कोई नोटिस जारी हो जिसके तहत 2-5 मिनट तो कोई स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव जो बनना चाह रहा है वो नॉमिनेशन से पहले भी कम से कम क्लास में जाके इंटरेक्ट कर सके बच्चों से, क्योंकि साइंस ब्लॉक में इंटरेक्शन करना बहुत प्रॉब्लम है। ओके, सो भैया कॉलेज इलेक्शंस में हमारा वोटिंग टर्नआउट कितना होता है कि कितने लोग आकर के वोट दे पाते हैं? क्योंकि आप थर्ड ईयर में हो, आपने पिछले 2 इलेक्शंस देखे हैं, तो क्या पैटर्न रहता है हमारी वोटिंग का? मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब तो इलेक्शन हुआ नहीं। पिछली बार इलेक्शन हुआ है। वोटर टर्नआउट, टोटल वोट अगर आप इनवैलिड भी काउंट कर लें तो 2400 पड़े थे, 2400 वोट्स पड़े थे समवेयर, मतलब आगे पीछे हो सकता है 50-100 वोट। ये 50% से भी कम है, 50% से भी कम है। 5,500 से कम आई डोंट थिंक बच्चे होंगे उस समय कॉलेज में। अभी तो मेरे हिसाब से 6,000 होंगे कॉलेज में बच्चे, 5,500 से 6,000 के मध्य। तो अगर आप 5,000 भी मान के चलें, चलिए 5,500 नहीं मानते हैं, तो भी 2400 पोलिंग हुई है, 48%।
बहुत कम पोलिंग हुई है। कारण है कि आपने एस्पिरेशंस इतनी नीचे ला दी हैं कि इलेक्शन के टाइम क्या डिस्कस हो रहा है। डिस्कस होना चाहिए फेस्ट कैसे अच्छा हो सकता है, डिस्कस होना चाहिए इतने सारे अलमनाए हैं तो एक अलमनाई नेटवर्क सेल बना लिया जाए साहब, डायरेक्ट स्टूडेंट उनसे कनेक्ट कर सके। 2-4 करियर की स्टूडेंट को पता है यूपीएससी करेगा, कैट करेगा, जीमैट करेगा, ये करेगा वो करेगा, और ज्यादा करियर ऑप्शंस नहीं पता है, तो भाई करियर के बारे में कैसे अवेयर करा जा सके ये सब। तो ये तो इश्यूज हैं ही नहीं इलेक्शन में। इलेक्शन में इशू कौन है कि भाई कौन पूर्वांचल से है, कौन राजस्थान से है, कौन हरियाणा। तो स्टूडेंट कम्युनिटी, जो पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है, जो लाइब्रेरी जाता है, जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, वो इन्वॉल्व नहीं फील करता इलेक्शन में, और ये रिफ्लेक्ट होता है वोटिंग के दिन कि वो वोट करने नहीं आता। और ये हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि 2 चीज़ें, एक तो रीजन और कास्ट के नाम पे प्लीज़ वोट ना दें, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में वोट देने आए, क्योंकि आपको इन्वॉल्व फील करना पड़ेगा, आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि जो जनरल इलेक्शंस भी होते हैं वो भी 60-65% टच कर जाते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट बेटर डिजर्व करते हैं। इस बार कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में वोट देने आए, एक नया रिकॉर्ड बनाएं, एटलीस्ट 50% का मार्क तो क्रॉस करें, है ना। और एक आखिरी में आपसे 1-2 चीज़ें पूछनी है कि जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, जिन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन प्राइमरीली हिंदी में करी है, वो कॉलेज में आकर के काफ़ी एलियनेटेड फील करते हैं, क्योंकि सिलेबस भी ज़्यादातर प्रोफेसर्स इंग्लिश में बोलते हैं, नॉर्मल सी बात है। और हालांकि पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, मटेरियल हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, लेकिन वो क्लास में आने का उनका मन नहीं होता, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, या समझ में आता भी है तो वो अपने आप को उससे काफ़ी डिस्टेंस पे पाते हैं। और ये हिंदी स्पीकर्स के साथ काफ़ी टाइम से हो रहा है। हमने जो सर्वे कराया था 60% से 63% वो नंबर था, जब 63 के अराउंड था, जब यानी कि हर 10 में से 6 लोग ऐसा मानते थे कि हाँ, हिंदी स्पीकर्स के साथ यहाँ पे काफ़ी गलत हो रहा है। इसका क्या सल्यूशन है? मतलब हिंदी स्पीकर्स के साथ ही मैं कहूँगा जितनी बाकी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, साउथ इंडिया से कोई आ रहा है, या फिर महाराष्ट्र से आप कह लीजिए, गुजरात, जहाँ भी हिंदी या इंग्लिश नहीं बोली जाती, मैं कहूँगा हिंदी वाले तो एक बार को फिर थोड़ा बहुत इन्वॉल्व फील कर लेंगे, उनको अपने टाइप का क्राउड मिल जाए, क्योंकि दिल्ली में भी सब इंग्लिश ही बोलते हैं, हिंदी ही बोलते हैं, और बाकी भी जो क्राउड आ रहा है उनमें ठीक ठाक हिंदी सब बोल लेंगे, जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो भी हिंदी बोल लेंगे, अधिकांश ये होगा। हम हिंदी में रिकॉर्ड कर रहे हैं इंटरव्यू, तो हिंदी वाला भी फिर मैं कहूँगा एक बार को इन्वॉल्व फील कर लेगा। पर प्रॉब्लम और ज़्यादा एग्रेवेट होती है जब ये बाकी इंडियन लैंग्वेजेस के जो लोग हैं, जिनकी की मदर टंग, किसी की एसएमीज है, बोडो है, किसी की तमिल है, तेलुगु है, ये लोग और ज़्यादा एक्सक्लूडेड फील करते हैं। होना क्या चाहिए कि जितना स्टडी मटेरियल है कम से कम वो अवेलेबल हो हर लैंग्वेज में। आप कह रहे हैं हिंदी में अवेलेबल है, कई सारे कोर्सेज का नहीं अवेलेबल। पॉलिटिकल साइंस में बड़ी प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंसेस, कॉमर्स से ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ती है साइंस में, क्योंकि जो टेक्निकल शब्द हैं उनका ट्रांसलेशन मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और ये अक्रॉस इंडिया प्रॉब्लम है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आप कह लीजिए हम पर पड़ती है, कि हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग थोड़े बहुत प्रिविलेज्ड हैं, हम लोग वेल ऑफ फैमिलीज से हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेक्शन एक्सक्लूडेड ना फील करे। और इसके लिए जितनी रिसोर्सेज कॉलेज लगा सकता है हर लैंग्वेज में कोर्स के ट्रांसलेशन पर, उतनी रिसोर्सेज मुझे लगता है कॉलेज को लगानी चाहिए। इनफैक्ट इलेक्शन पे आता हूं मैं, इलेक्शन प्रोसेस में वो इन्वॉल्व फील करें, इसके लिए मैं चाह रहा हूं कि जितने डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस से बच्चे हैं यहाँ पर, वो अपनी लैंग्वेज में मेरा जो मैनिफेस्टो है या बाकी कैंडिडेट्स का जो मैनिफेस्टो है उसे ट्रांसलेट करें, और वो बताएं कि उनकी बाकी का प्रॉब्लम है, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू कुशाग्र भैया, आप आए टाइम निकाल करके अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे साथ इंटरव्यू का पार्ट होने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम और भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स की उनके साथ डिस्कशन कर पाएंगे। और कुशाग्र भैया, मतलब अब जैसे नॉमिनेशन नहीं हुआ है, तो क्या हम ये कंफर्म मान के चलें कि आप प्रेसिडेंट कैंडिडेट होंगे? देखिए, अभी जो स्थिति चल रही है उसमें ऐसा है कि कई लोगों का डाउट में है कि अटेंडेंस है या नहीं है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का डेटा कॉलेज के पास नहीं है। थर्ड सेमेस्टर में कितनी अटेंडेंस है उसका डेटा तो डाइसी चल रहा है कई लोगों का। मुझे जेन्युइनली नहीं लगता है प्रीवियस इलेक्शन देखने के बाद कि अटेंडेंस अगर किसी की नहीं है तो बढ़ सकती है। ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा हिस्टेरिकल लगता है कि किसी की अटेंडेंस नहीं है और वो कहीं से उससे मेडल करने की कोशिश कर रहा है और वो सक्सेसफुल हो जाए। ये थोड़ा डिफिकल्ट टू बिलीव लगता है। ये अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर कॉल करके कहें कि बढ़नी चाहिए तो बढ़े,
तो मुझे नहीं लगता है कि जिनकी अटेंडेंस नहीं है उनकी बढ़ पाएगी। बढ़ती है तो फेलियर है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। ये तो है, अगर अटेंडेंस बढ़ती है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा फेलियर अगर ये स्थिति है कि जिन कैंडिडेट्स की अभी तक अटेंडेंस नहीं है उनकी नहीं बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है कि फिर मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ही रहूँ फिर। है। ओके सो 17th को नॉमिनेशन है, 17 को नॉमिनेशन, 27th को इलेक्शंस हैं, 28th को रिजल्ट्स हैं। 27 को ही रिजल्ट आ जाएगा कॉलेज इलेक्शन का। एक करेक्शन है, 27th को ही इलेक्शन होकर के कॉलेज इलेक्शन का रिजल्ट 27th को ही आ जाएगा, डूसू का अगले दिन 28th को आएगा। सो नमस्ते, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा। और कुशाग्र भैया जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगे? जाते जाते मैं भाई बस इतना ही बोलना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, कूडोज टू यू। अच्छा इनिशिएटिव है, इंटरव्यू करिए आप, बाकी कैंडिडेट्स को भी अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो आके अपने थॉट शेयर कर सकें। दूसरा कि थोड़ा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से कम आप ऊपर उठ के इस इलेक्शन में वोट करें। आपकी एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए कि आप स्टूडेंट हैं, दैट्स इट। उससे प्रोमिनेंट कोई आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर उठकर वोट करें, दैट्स इट। थैंक यू सो मच।